तो भाई बीजीएमआई में काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा एम और जिगल करने के बाद भी उनकी पेटी बन जाती है। रीजन सिंपल है, या तो उनकी इन गेम सेटिंग्स सही नहीं होती या फिर उन्हें सेटिंग्स की सही नॉलेज नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैंने बीजीएमआई की सारे इंपोर्टेंट सेटिंग्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल में वो सेटिंग्स है जो कि हर प्लेयर के लिए सेम तरीके से वर्क करती है। दूसरे लेवल में वो सेटिंग्स है जो कि आपको अपने डिवाइस, सेंसिटिविटी और कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। और थर्ड लेवल में कुछ ऐसी एडवांस सेटिंग्स है जो कि आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल लेकर जाती है। सो 2026 में बंदों की पेटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी इन गेम सेटिंग्स एकदम प्रो लेवल की हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 सेटिंग्स की, जो कि सभी प्लेयर्स के लिए सेम तरीके से वर्क करती है, फिर चाहे वो 4 फिंगर पर खेलता हो या फिर 2 फिंगर पर। तो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। अब इस सेटिंग को अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे ही आप अपनी फिंगर को स्क्रीन के ऊपर फास्टली मूव करोगे तो आपका एम भी फास्टली मूव होगा। बट अगर आप अपनी फिंगर को स्लोली या फिर कांस्टेंट स्पीड पर ड्रैग करोगे तो आपका एम भी स्लोली मूव होगा। बट अगर आप इस सेटिंग को गेम में डिसेबल करके खेलते हो, फिर चाहे आप अपनी फिंगर को स्क्रीन पर फास्टली मूव करो या फिर स्लोली मूव करो, आपका एम सेम ही स्पीड से मूव होगा। अब इस सेटिंग को कुछ ऐसे समझो कि आप एक एनिमी से फाइट ले रहे हो और तभी आपके पीछे एक और बंदा आ जाए तो आप उसको इजीली रिफ्लेक्स मार पाओगे। बट अगर आप इसको डिसेबल करके खेलते हो तो आप पीछे वाले एनिमी को रिफ्लेक्स नहीं मार पाओगे और आपकी पेटी बन जाएगी। सो आपको इस सेटिंग को हमेशा इनेबल करके खेलना चाहिए। सो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी टॉर्सो साउंड इफेक्ट्स। अब इस सेटिंग को अगर आप डिसेबल करते हो तो जैसे ही आप एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो आपको नॉर्मल बॉडी साउंड आएगा। बट अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जैसे हेडशॉट्स कनेक्ट होने पर आपको एक डिफरेंट साउंड आती है, वैसे ही अब बॉडी शॉट्स कनेक्ट होने पर आपको एक डिफरेंट साउंड आएगी। सो इस सेटिंग को आपको हमेशा इनेबल करके खेलना चाहिए। सो अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी लो एमो साउंड। अब एनिमीज से फाइट लेते टाइम आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा कि आपकी गन रिलोड पर आ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। बट अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके खेलते हो तो जैसे ही आपकी गन में 10 से कम बुलेट्स होंगे तो आपकी गन की साउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जिससे आप अपनी गन को इजीली रिलोड या फिर स्विच कर पाओगे। अब अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल करता हूं तो आपको गन की नॉर्मल साउंड आएगी। बट अगर मैं इसको इनेबल करता हूं तो आपको कुछ ऐसा साउंड आएगा। सो अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी फायर मोड डिस्प्ले बटन। अब एनिमीज से फाइट लेते टाइम आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा कि आपकी गन बाय मिस्टेक ऑटो से सिंगल पर हो जाती है और एनिमी आपकी पेटी बना देता है। सो अब आपको इस सेटिंग को सेपरेट पर स्विच करके अपने कंट्रोल्स को ओपन करना है। अब कंट्रोल्स में आने के बाद आपको इन फायर मोड बटन्स को एक डिफरेंट लोकेशन पर प्लेस कर देना है और इसके साथ आपको इन दोनों ही बटन्स को ओवरलैप कर देना है, क्योंकि एक टाइम पर तो आप एक ही गन को यूज करोगे तो आपका वही वाला बटन शो होगा और आप उसको इजिली स्विच कर पाओगे। सो अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। सो अब ये सेटिंग आपको हेल्प करेगी एनिमी की लोकेशन पता लगाने में। अब अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल करता हूं तो मुझे एनिमी के फुटस्टेप्स तो आएंगे बट स्क्रीन पर कोई भी मार्कर नहीं आएगा। बट अगर मैं इसको क्लासिक मोड पर स्विच कर देता हूं तो मुझे एनिमी के फुटस्टेप्स के साथ साथ उसका मार्कर भी शो होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ये फुटस्टेप्स मार्कर आपको सबसे ज्यादा हेल्प तब प्रोवाइड कराएंगे जब आपके आसपास बहुत सारे एनिमीज हो और काफी फायरिंग का साउंड आ रहा हो। सो उस टाइम आपको एनिमी के फुटस्टेप्स सुनने में तो प्रॉब्लम होगी, तो आप इन मार्कर की हेल्प से एनिमी की लोकेशन का एग्जैक्टली पता लगा पाओगे। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी मार्क स्टाइल। अब अगर इस सेटिंग को आप क्लासिक मोड पर करते हो तो जैसे ही आप एनिमी को मार्क करोगे या फिर आपका कोई टीममेट मार्क करेगा तो वो एनिमी के ऊपर ही मार्क हो जाएगा और आपको एनिमी दिखेगा ही नहीं। बट अगर आप इसको मॉडर्न पर स्विच करते हो तो जैसे ही आप एनिमी के ऊपर मार्क करोगे तो वो एनिमी से थोड़ा ऊपर मार्क होगा और फायर करते ही मार्क गायब भी हो जाएगा, जिससे आप एनिमी की इजीली पेटी बना पाओगे। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी क्विक स्कोप स्विच। सो अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल करके खेलते हो तो अगर आपको अपनी गन का स्कोप चेंज करना हुआ तो आपको अपने बैक को ओपन करना पड़ेगा, देन आप अपने स्कोप को स्विच कर सकते हो। बट ऐसा करने में आपका काफी टाइम वेस्ट होगा, तो आपको इसको इनेबल करना है, जिससे आपकी स्क्रीन के ऊपर ही एक ऑप्शन आएगा जिससे आप अपने स्कोप्स को इजीली स्विच कर पाओगे। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग। अब इस सेटिंग के पास आपको एक और सेटिंग दिखेगी एफपीपी स्वैप करके, आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से आपके पास एक ऑप्शन ऐड होगा एफपीपी पर स्विच करने का, क्योंकि एफपीपी पर स्विच करने से आपको व्यू ज्यादा मिलता है। फिर चाहे आप किसी बिल्डिंग के अंदर डोर के थ्रू एंटर कर रहे हो या फिर आप एनिमीज से विंडो टू विंडो फाइट्स ले रहे हो, क्योंकि एफपीवी में आपको व्यू का एडवांटेज मिलेगा। अब एफपीवी में आपको व्यू ज्यादा मिले और आपकी गन का साइज छोटा हो, उसके लिए आपको एफपीवी डायनेमिक होल्डिंग वाली सेटिंग को इनेबल करके रखना होगा, जिससे आपकी गन स्क्रीन के ऊपर कम एरिया कवर करेगी और आपको वाइडर व्यू मिलेगा। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी क्रॉसहेयर सेटिंग्स। अब आपको पता होगा नए अपडेट के बाद गेम में आपको 4 टाइप के क्रॉसहेयर देखने को मिलते हैं। अब आपको गेम के अंदर कौन सा क्रॉसहेयर स्टाइल यूज करना चाहिए ये
टोटली आपके एम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। अब अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको क्लोज रेंज में एम करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको इस राउंड वाले क्रॉसर को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये गन के बुलेट स्प्रेड के अकॉर्डिंग श्रिंक या फिर एक्सपैंड होता है। तो एनिमी पर एम करने के लिए आपको बस एनिमी को इस क्रॉसर के अंदर ही रखना होगा। लेकिन अगर आपको अपने एम को प्रो लेवल पर लेकर जाना है तो आपको इस डॉट क्रॉसर का यूज करना चाहिए। बट इस डॉट क्रॉसर को आपको ट्रेनिंग या फिर टीडीएम खेलते टाइम ही यूज करना चाहिए, जिससे आपका अपने क्रॉसर के ऊपर फोकस बढ़ेगा। अब क्रॉसर का स्टाइल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है क्रॉसर का कलर। देखो, आपके क्रॉसर का कलर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके गेम के एनवायरनमेंट से डिफरेंट या फिर अपोजिट हो। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने क्रॉसर के कलर को ब्लैक या फिर रेड पर स्विच कर देना है, जिससे आपका अपने क्रॉसर के ऊपर फोकस बढ़ेगा और आपका एम भी इंप्रूव होगा। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी नॉकडाउन एंड एलिमिनेशन साउंड इफेक्ट्स। अब इस सेटिंग को आपको हमेशा इनेबल करके खेलना है, जिससे आप जब भी किसी एनिमी को नॉक या फिर फिनिश करोगे तो उसका साउंड आपको अलग से आएगा। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। अब अगर आप इसको टैप पर खेलते हो तो जब भी आपको अपने 6x स्कोप को एडजस्ट करना हुआ तो पहले आपको उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसमें काफी टाइम जाता है। तो सिंपल है, आपको इसको होल्ड पर कर देना है, जिससे आप एक ही स्टेप में अपने 6x स्कोप को एडजस्ट कर पाओगे। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी रिलोड इंटरप्ट मेथड। अब एनिमी से फाइट लेते टाइम अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गन को रिलोड पर लगा देते हो और फिर आप फायर ही नहीं कर पाते और बंदा आपकी पेटी बना देता है, तो आपको इस सेटिंग को फायर इंटरप्ट पर कर देना है, जिससे आप अपने रिलोड को कैंसिल करके बंदों की पेटी इजीली बना पाओगे। सो अब तक हमने बात करी उन सेटिंग्स की जो कि सभी प्लेयर्स के लिए सेम तरीके से वर्क करती थी, बट अब बात करते हैं उन सेटिंग्स की जो कि डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंटली वर्क करती हैं बेस्ड अपॉन द डिवाइस, कंट्रोल्स एंड प्लेइंग स्टाइल। तो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी थ्रोएबल्स क्विक व्हील। अब आपको पता होगा जब भी हम ग्रेनेड को थ्रो करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होता है, फिर हमें फायर बटन पर टैप करना होता है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को थ्रो पर स्विच करते हो तो आप अपने ग्रेनेड को फायर बटन से तो थ्रो कर ही पाओगे, बट उसके साथ अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप थ्रोएबल्स वाले सेक्शन में जाकर ग्रेनेड या फिर मोली को सेलेक्ट करके उसको होल्ड करके रखते हो तो आप उसको इजीली थ्रो कर पाओगे। अब ये सेटिंग टू फिंगर प्लेयर्स के लिए काफी यूजफुल होती है, क्योंकि टू फिंगर वाला प्लेयर अपनी सेम फिंगर से ही थ्रोएबल्स को सेलेक्ट करता है और सेम फिंगर से ही फायर करता है। सो इस सेटिंग को थ्रो पर स्विच करने से टू फिंगर वाले प्लेयर का काफी टाइम बचेगा, बट 3 फिंगर, 4 फिंगर और 5 फिंगर लेआउट वालों के लिए ये सेटिंग इतनी यूजफुल नहीं है। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी स्कोप मोड। अब अगर आप स्कोप मोड को टैप पर सेलेक्ट करते हो तो आपको स्कोप ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए बार बार स्कोप बटन पर टैप करना होगा, जिसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आप स्कोप मोड को होल्ड पर करके रखते हो तो आप हैंड कैम में क्लियरली देख सकते हो कि जब तक मैं अपनी फिंगर को स्कोप बटन के ऊपर होल्ड करके रखता हूँ तब तक ही मेरा स्कोप ओपन रहता है, और जैसे ही मैं अपनी फिंगर को हटा लेता हूँ मेरा स्कोप भी क्लोज हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन आता है मिक्स्ड का, जिसमें आपका स्कोप बटन होल्ड और टैप दोनों की तरह वर्क करता है। अब अगर आप एक 2 या फिर 3 फिंगर प्लेयर हो तो आपको अपने स्कोप मोड को हमेशा टैप पर करके खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप 4 फिंगर क्लो या फिर 5 फिंगर क्लो खेलते हो मेरी तरह तो आपको अपने स्कोप मोड को हमेशा होल्ड पर खेलना चाहिए, जिससे आपके रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट हो जाएंगे। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। अब अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जैसे ही आप अपने स्कोप बटन के ऊपर अपनी फिंगर को ड्रैग करोगे तो आपका एम भी मूव होगा, लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करके अपनी फिंगर को स्कोप बटन के ऊपर मूव करोगे तो आपका एम मूव नहीं होगा। अब इस सेटिंग को आपको एक ही कंडीशन में इनेबल रखना है, वो भी जब आप अपने स्कोप बटन को अपने थंब से यूज करते हो, क्योंकि आप अपने थंब से एम करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर से अपने स्कोप बटन को यूज करते हो तो आपको इसको हमेशा डिसेबल ही रखना है, जिससे आपका एम चोक नहीं होगा। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी पीक मोड। अब अगर आप इस सेटिंग को टैप पर खेलते हो तो आपको पीक करने के लिए और पीक हटाने के लिए बार बार बटन के ऊपर टैप करना होगा, जिसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको होल्ड पर खेलते हो, जो कि सभी प्रो प्लेयर्स इसको होल्ड पर ही खेलते हैं, तो आपकी पीक काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बट अगर आप 2 फिंगर क्लो या फिर 3 फिंगर क्लो पर खेलते हो तो आपको इसको टैप पर ही खेलना पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप 4 या फिर 5 फिंगर क्लो पर खेलते हो तो आपको इसको होल्ड पर ही खेलना चाहिए, जिससे आपकी पीक काफी ज्यादा फास्ट और इनविजिबल हो जाएगी। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी पीक एंड ओपन स्कोप। अब इस सेटिंग को अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे ही आप पीक बटन पर टैप करोगे आपका स्कोप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब अगर आप 2 फिंगर क्लो पर खेलते हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको डिसेबल करके ही खेलना चाहिए। सो अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन बाय लीनिंग। अब आप हैंड कैम में क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इसको इनेबल करके अपने पीक बटन के ऊपर फिंगर को ड्रैग करता हूं तो मेरा एम भी मूव हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको डिसेबल करके अपनी फिंगर को पीक बटन के ऊपर मूव करूंगा तो मेरा एम मूव नहीं होगा। अब इस सेटिंग को आपको हमेशा डिसेबल करके खेलना चाहिए, जिससे आप जब भी पीक करोगे तो आपका एम चोक नहीं होगा। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड। अब अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके खेलते हो तो अगर आपने पीक कर रखा है और आप अपनी जोस्टिक को हल्का भी मूव करते हो तो आपकी पीक ऑटोमेटिकली हट जाएगी।
जाएगी। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो पीक करने के बाद आप अपनी जॉयस्टिक को कितना भी मूव करो, आपकी पीक ऑटोमेटिकली नहीं हटेगी। अब ये सेटिंग फास्ट पीक करते टाइम या फिर इनविजिबल पीक करते टाइम काफी ज्यादा यूजफुल होती है। सो इसी वजह से अगर आप पीक का काफी ज्यादा यूज करते हो तो आपको इसको हमेशा डिसेबल पर ही खेलना चाहिए। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी टीपीबी व्यू। अब अगर आप इसको 80 पर सेट करते हो तो आपको आसपास का व्यू कम दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इसको 90 पर करते हो तो आपको आसपास का वाइडर व्यू मिलता है। बट 80 पर करने से आपको एनिमी बड़ा दिखाई देता है, जिससे उसके ऊपर एम रखना इजी होता है। और अगर आप इसको 90 रखते हो तो आपको एनिमी का साइज थोड़ा छोटा दिखाई देगा, जिससे आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी उसको ट्रेस करने में। अब टीपीबी व्यू कितना रखना चाहिए ये टोटली आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे 90 में कंफर्ट मिलता है तो मैं 90 पर खेलता हूँ। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी एफपीपी व्यू। अब एफपीपी व्यू को आपको हमेशा मैक्सिमम पर ही सेट करना है, जिससे आपको वाइडर व्यू मिलेगा और आप बंदों की पेटी इजीली बना पाओगे। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी ग्राफिक सेटिंग्स। अब ग्राफिक सेटिंग्स में आपको अपने ग्राफिक्स को स्मूथ पर सिलेक्ट करना है और फ्रेम रेट को आपको मैक्सिमम पर सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने अल्ट्रा एक्सट्रीम को कर रखा है। अब आपको सुपर स्मूथ ग्राफिक्स पर तभी खेलना है जब आपके डिवाइस में स्मूथ से सुपर स्मूथ पर जाने पर फ्रेम रेट वाले ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो जाए। देखो, अगर स्मूथ पर खेलने में आपके फ्रेम रेट वाले ऑप्शन में अल्ट्रा मैक्सिमम आ रहा है और सुपर स्मूथ में एक्सट्रीम मैक्सिमम आ रहा है तो आपको सुपर स्मूथ पर खेलना चाहिए। लेकिन अगर आपके डिवाइस में स्मूथ और सुपर स्मूथ में सेम ही फ्रेम रेट मिल रहे हैं तो आपको स्मूथ पर खेलना है। अब नेक्स्ट आपको एडवांस ग्राफिक सेटिंग्स में आकर एंटी अलाइजिंग को डिसेबल कर देना है, शैडोज को डिसेबल कर देना है, पावर सेविंग को भी डिसेबल कर देना है और इसके साथ ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को भी डिसेबल कर देना है। अब अगर बात करें ग्राफिक स्टाइल की, तो अगर आप चाहते हो आपकी एनिमी स्पॉटिंग अच्छी हो और आपको गेम खेलने में भी मजा आए तो आप कलरफुल ग्राफिक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप 6-6 घंटे तक गेम खेलते हो और आप चाहते हो आपकी आईज भी पेन ना हो तो आप सॉफ्ट स्टाइल को चूज कर सकते हो। सो अब तक हमने देखी वो सेटिंग्स जो कि आपको अपने डिवाइस कंट्रोल्स और प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट करनी होती थी। सो अब बारी आती है लेवल 3 सेटिंग्स की, जिसमें होंगे कुछ ऐसी एडवांस सेटिंग्स जो कि आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल लेकर जाती हैं। सो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी जंप एंड क्लाइंब। अब गेम में फाइट लेते टाइम आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा कि जब भी आप वॉल टू वॉल फाइट्स लेते हो या फिर विंडो टू विंडो फाइट्स लेते हो तो आपका कैरेक्टर जंप करने के बजाय वहां पर क्लाइंब कर देता है, जिससे जो एनिमी होता है वो आपकी इजीली पेटी बना देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका कैरेक्टर सेम ही बटन से जंप करता है और सेम ही बटन से क्लाइंब। सो ये चीज आपके साथ दोबारा ना हो तो आपको जंप एंड क्लाइंब वाले सेटिंग को सेपरेट पर कर देना है, जिससे आपके पास एक बटन होगा जंप करने के लिए और दूसरा बटन होगा क्लाइंब करने के लिए। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी स्प्रिंट सेंसिटिविटी। अब स्प्रिंट सेंसिटिविटी में काफी प्लेयर्स को कंफ्यूजन रहता है, तो इसको अच्छे से समझना। तो सबसे पहले तो ये जानो कि आपकी स्प्रिंट सेंसिटिविटी का आपके जिगल करने से कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंट सेंसिटिविटी का सिर्फ इतना काम होता है कि आपको अपनी जॉयस्टिक को कितना ड्रैग करना पड़ रहा है स्टैंडिंग पोजीशन से स्प्रिंट करने में। इसको कुछ ऐसे समझो, सबसे पहले अपने स्प्रिंट बटन को कुछ इस पोजीशन पर प्लेस कर दो और नेक्स्ट आपको अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 0 कर देना है। अब अगर आप हैंड कैम में ध्यान से देखो तो आपको अपने थंब को पूरा ड्रैग करना पड़ेगा स्प्रिंट बटन की पोजीशन तक अपने कैरेक्टर को स्प्रिंट कराने के लिए। बट अगर आप अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 50% पर सेट करते हो तो आपको इस डिस्टेंस का सिर्फ 50% कवर करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को स्प्रिंट कराने के लिए। अब यहाँ पर मोस्टली प्लेयर्स क्या गलती करते हैं, वो अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 पर खेलते हैं, जिससे उनकी जॉयस्टिक काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिससे फाइट के बीच में अगर उन्हें थोड़ा मूव करना हुआ तो वो ज्यादा मूव हो जाते हैं, जिससे वो एनिमी को एक्सपोज हो जाते हैं और उनकी पेटी बन जाती है। सो इसी वजह से आपको अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 80 से 90 की रेंज के बीच में ही रखना है। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी हीलिंग प्रॉम्प्ट। अब अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हो तो गेम ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग के अकॉर्डिंग आपके कंज्यूमेबल्स को चेंज करता रहता है। अब अगर आपकी हेल्थ थोड़ी कम होगी तो आपको यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक शो होगी, अगर उससे भी कम होगी तो आपको यहाँ पर बैंडेजेस शो होगी और अगर उससे भी कम होती है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट एड शो होगी। ये सेटिंग फाइट्स के बीच में आपको काफी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, जिससे आपका काफी टाइम बचेगा और आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो या फिर आप हिल बैटल करते हो तो आपको इसको डिसेबल करके रखना चाहिए। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी ब्लॉक्ड साइट वार्निंग। अब अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हो तो जैसे ही आप कवर के पास जाते हो तो आपका क्रॉसर गायब हो जाता है और ये रेड साइन आता है। अब अगर फायर करते टाइम आपका ये रेड साइन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी सारी बुलेट्स वॉल पर ही लग रही हैं। सो अगर आप एक बिगनर हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको डिसेबल ही करके खेलना चाहिए। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी एम असिस्ट। अब एम असिस्ट के बारे में तो मोस्टली प्लेयर्स को पता ही होगा, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो या फिर आपको अपने एम को सच में इंप्रूव करना है तो आपको इसको डिसेबल ही करके खेलना चाहिए, क्योंकि एम असिस्ट ऑन करने से अगर आपका एम एनिमी के हेड पर भी होता है तो आपका एम ऑटोमेटिकली एनिमी की बॉडी की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिससे आपको क्लोज रेंज में एनिमी को हेडशॉट्स कनेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। सो अब अगली और इंपोर्टेंट सेटिंग आती है हमारी ऑडियो सेटिंग्स। सो ऑडियो सेटिंग्स में सबसे पहले आपको अपनी SFX क्वालिटी को हाई या फिर अल्ट्रा पर सेट कर देना है, जो भी आपका डिवाइस
सपोर्ट करता हो। और नीचे वॉल्यूम कंट्रोल्स में आने के बाद आपको मास्टर वॉल्यूम और SFX वॉल्यूम को फुल कर देना है। अब आपको फायर आर्म्स की वॉल्यूम को 80% पर सेट कर देना है और व्हीकल्स की वॉल्यूम को 100% पर। अब फायर आर्म्स की वॉल्यूम को 80% पर रखने का ये मतलब है कि जब भी आपके आसपास बहुत ज्यादा फायरिंग होगी तो आपको फायरिंग का साउंड कम आएगा और आपको फुटस्टेप सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी की सेटिंग्स जैसे कि माइक्रोफोन और स्पीकर को आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट ध्यान रहे आपको डायरेक्शनल ऑडियो को इनेबल करके रखना है। और अगर आपके डिवाइस में डॉल्बी एटमॉस सेटिंग को इनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसको भी इनेबल करके रखना चाहिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से लेवल की सेटिंग्स को गलत यूज कर रहे थे। सो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी इन गेम सेटिंग्स को ठीक करके बंदों के बनाओ पेटी।